नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें फेरांटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट और इसके बाद इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर जो है ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए। और हम लोग आइए पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फेरांटी इफेक्ट क्या है। तो देखिए फेरांटी इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चार्जिंग करंट जो है वो जीरो होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं, जो शंट ब्रांच के पैरामीटर होते हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट होता है। तो फेरांटी इफेक्ट होता क्या है, देखिए लाइट लोड पर या नो लोड कंडीशन में जो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है वो कम मिलता है रिसीविंग इन पे, मतलब रिसीविंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा मिल जाता है, उसे हम लोग फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं, एट लाइट लोड या तो फिर नो लोड पे। ये कंडीशन ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट लोड या नो लोड पर फेरांटी इफेक्ट होता है या किस पर होता है। तो लाइट लोड या नो लोड पर होता है, शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ठीक है, तो ये देखिए होता किसकी वजह से है, तो इट अकर ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस की वजह से ये होता है, शंट कैपेसिटेंस की वजह से होता है। और शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट की फिनोमिना नहीं होती है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इट नॉट अकर इन शार्ट ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ये शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में अकर नहीं होती है, घटित नहीं होती है फेरांटी इफेक्ट की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकर इन ओनली मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यह मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होती है फेरांटी इफेक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, इट अकर्स एट नो लोड और लाइट लोड, मतलब कि यह जो फेरांटी इफेक्ट होता है यह नो लोड पर या तो फिर लाइट लोड पे, मतलब हल्के लोड पर होता है। ठीक है, और होता क्या है देखिए, तो इसमें वी आर ग्रेटर देन वी एस, मतलब रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, सेंडिंग एंड से। मतलब सेंडिंग एंड पर अगर हम 5 वोल्ट भेज रहे हैं तो रिसीविंग एंड पे हमको 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे मिलता है, मतलब वोल्टेज राइट एलॉन्ग द लाइन, मतलब लाइन पर वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इंसुलेशन में भी डैमेज अगर फेरांटी इफेक्ट होगा, मतलब आप मान लीजिए 5 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किए हैं आप रिसीविंग एंड पे, अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा भाई, इंसुलेशन हमारा डैमेज हो सकता है। तो इसको फेरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शंट रिएक्टर यूज करते हैं। शंट रिएक्टर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फेरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बनता है कि शंट रिएक्टर का यूज कहाँ करते हैं, शंट कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं, सीरीज कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं, ये सबको ध्यान से देख लीजिए एक बार। देखिए शंट रिएक्टर जो होता है, शंट रिएक्टर फेरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। सीरीज रिएक्टर जो होता है, सीरीज रिएक्टर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट को लिमिट करने के लिए सीरीज रिएक्टर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है शंट कैपेसिटर। तो शंट कैपेसिटर जो होता है, मतलब पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ते हैं, तो शंट कैपेसिटर जो होता है हम लोग लोड का पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, लोड का, ये ध्यान रखिएगा। पावर फैक्टर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शंट कैपेसिटर होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो शंट कैपेसिटर का यूज हम लोग करते हैं लोड साइड का पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। इसके बाद सीरीज कैपेसिटर आता है। तो सीरीज कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। शंट रिएक्टर फेरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, सीरीज रिएक्टर शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए, और इसके बाद जो है शंट कैपेसिटर जो होता है, शंट कैपेसिटर जो है पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, और सीरीज कैपेसिटर जो होता है पावर फैक्टर स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इतना चीज़ें आप ध्यान रखिए यहाँ से। और इसके बाद एक आपको बताया था, देखिए फिर से एक बार जान लीजिए, अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बढ़ाते हैं तो आर एल सी तीनों बढ़ते हैं, और अगर स्पेस बिटवीन कंडक्टर बढ़ाते हैं, मतलब कंडक्टर, 2 कंडक्टरों के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाते हैं, तो उससे इंडक्टेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस घट जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर टावर की हाइट बढ़ाते हैं, टावर की हाइट जो होती है, समझते हैं ना, टावर की हाइट अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आर और यल, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कैपेसिटेंस जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, यहाँ से इतना ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद देखिए वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रेवल बाई करस्पॉन्डिंग टू फेज चेंज, फेज चेंजिंग होने में जो डिस्टेंस मतलब ट्रेवल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 2π/β होता है। ठीक है, अगर लॉसलेस लाइन है तो यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें आपको जो पूछा जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो लॉसलेस लाइन के लिए गामा इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू वाई इक्वल टू, मतलब गामा इक्वल टू अंडर रूट में जेड इंटू वाई होता है, मतलब इंपीडेंस इंटू एडमिटेंस होता है। तो यहाँ से देखिए हमको निकल के जो वैल्यू आती है, हमको मेन क्या चाहिए, देखिए
ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो गामा की वैल्यू 0 रहती है और इसके बाद बीटा की वैल्यू जो होती है ओमेगा रूट एल सी होता है, ओमेगा रूट एल सी। अब यहाँ से हमको देखिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट मिलता है, जो वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन जो है इसकी हमको वी सी इक्वल टू क्या मिलता है, वी सी इक्वल टू मिलता है ओमेगा अपान बीटा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के जो आती है, देखिए वी सी की वैल्यू यहाँ से पूछता है क्वेश्चन आपसे, तो वी सी की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट, तो यहाँ से देखिए वी सी की वैल्यू जो निकल के आती है, देखिए वी सी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपान बीटा होता है। बीटा को क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखिए वैल्यू वी सी इक्वल टू 1 अपान रूट एल सी आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहता है, देखिए यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से सबको वैल्यू रखिए, वी सी की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू रखिए। देखिए तो वी सी जो होती है, वी एल की वैल्यू जो होती है, एल की वैल्यू मतलब इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, वी सी इक्वल टू 1 अपान रूट एल सी होता है। तो एल की वैल्यू म्यू अपान 2 पाई एल एन डी बाई आर होता है, और सी की वैल्यू जो होती है 2 पाई एप्सिलॉन एल एन अपान एल एन डी बाई आर होता है। तो डी बाई आर एल एन डी बाई आर, एल एन डी बाई आर कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो बचा कि आपको वी सी जो वेलोसिटी प्रोपेगेशन होता है वो वी सी इक्वल टू 1 बाई रूट ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन मिलता है। ठीक है, म्यू एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है, म्यू की वैल्यू आपको 2 पाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 8.87 इंटू 10⁻12 होता है। इतना इसको ध्यान रखिए। इसके बाद इसमें यहाँ से वैल्यू निकल के आती है, देखिए जो हमको इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है, देखिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अगर शार्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू कितना होती है, 1 होता है। ठीक है, और मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है। 1 से कम होती है तो कोई पूछ लिया मान लीजिए आपसे कि 1 से कम कैसे होती है, तो उसको निकालने के लिए आप लोग जानते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसके लिए ए इक्वल टू होता है 1 प्लस वाई जेड बाई 2 होता है। ठीक है, 1 प्लस वाई जेड बाई 2 होता है। तो यहाँ से लॉसलेस लाइन के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो आर एल इक्वल टू 0 हो जाता है और जी इक्वल टू 0 होता है। आर रेजिस्टेंस को 0 रखते हैं लॉसलेस लाइन बनाने के लिए, आर को 0 रखते हैं हम लोग और जी को 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू रखते हैं हम, देखिए यहाँ पर एडमिटेंस की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, एडमिटेंस और इम्पिडेंस दोनों की वैल्यू रखते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू जो आती है, देखिए यहाँ से 1 माइनस 1/2 ओमेगा एल अपान वी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से एल और सी की वैल्यू जो है वहाँ से हम लोग वी सी इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी रखते हैं, तो एल सी की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई वी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू जो है 1 से कम ही आएगी। इसलिए एक जो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है एक वैल्यू कितनी होती है, 1 से कम ही रहेगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक वैल्यू जो होती है, ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 से कम होती है और 1 होती है, सॉरी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1 होती है और मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1 से कम रहता है। इसके बाद लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालते हैं, देखिए ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा इंटू एल होता है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात है, देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो होती है वो ज़्यादा ही होती है, तो इस वजह से जो है अगर कॉस बीटा की वैल्यू अगर मतलब कॉस में एंगल ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू कम आती है, तो यहाँ से आपको वैल्यू जो है वो कम मिल जाएगी, तो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पर यूनिट सिस्टम है भाई साहब, पर यूनिट सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली फार्मूला ही पूछता है, तो आप लोग भी फार्मूला ही ध्यान रखिए। देखिए तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सॉरी पर यूनिट सिस्टम के लिए जो है वैल्यू होती है, देखिए पर यूनिट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। कभी कभी पूछता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये यूनिट लेस होता है, तो पर यूनिट की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू होता है। और बेस इंपीडेंस जो होता है, बेस इंपीडेंस की वैल्यू निकालते हैं वी बेस अपॉन आई बेस, तो वी बेस की स्क्वायर अपॉन केवीए रेटिंग होता है, तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिए फार्मूला। और अगर पर यूनिट 2 वैल्यू दे देता है तो उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जेड पर यूनिट न्यू इंटू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड यस बेस न्यू अपॉन यस बेस ओल्ड अपान में वी बेस ओल्ड अपान वी बेस न्यू का होल स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान रखिए, इससे न्यूमेरिकल कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए है ट्रांसमिशन लाइन जो है परफॉर्मेंस ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तो मान लीजिए यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो सेंडिंग एंड का पावर है यस इक्वल टू पी एस प्लस जे क्यू आर हो गया। यस क्या हो गया, ऑपरेंट पावर हो गया, पी एक्चुअल पावर हो गया, और क्यू आर जो होता है रिसीविंग सेंडिंग एंड का क्यू एस रहेगा, यहाँ पर क्यू आर हो गया है, तो क्यू एस जो है
रिएक्टिव पावर होता है किसका, सेंडिंग एंड का। ऐसे ही ABCD पैरामीटर होते हैं आपका। और रिसीविंग एंड साइड सेम ऐसे ही रहेगा, तो SR इक्वल टू PR प्लस JQR होता है। IR जो है रिसीविंग एंड का पावर है, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन लाइन जो है, देखिए इसको तो लॉसलेस लाइन के लिए देखिए, अगर लॉसलेस लाइन आपको बनाना है तो जो एक्टिव पावर होती है VS इंटू VR साइन डेल्टा अपान एक्सेस होता है, और रिएक्टिव पावर जो होती है एक्चुअल पावर है, और रिएक्टिव पावर जो होती है ये VR अपान एक्सेस इंटू VS cos डेल्टा माइनस VR होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसी से हम लोग रिएक्टिव पावर कितना मतलब जाती है, पावर सिस्टम रहता है, उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। इसके बाद मैक्सिमम पावर के लिए डेल्टा की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये 90 डिग्री रखते हैं, मतलब साइन डेल्टा की वैल्यू 1 रखते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ये एक बार डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा गया, आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे। इसके बाद जो है रिएक्टिव पावर, मैक्सिमम पावर के लिए रिएक्टिव पावर कितना होता है, तो V² अपान X होता है, V² अपान QR इक्वल टू V² अपान X होता है। तो नेगेटिव साइन जो है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए होता है, तो लीडिंग VR को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब होता है, और लैगिंग VR को डिलीवर करता है। यहाँ से देखिए जो एक्चुअल पावर एक्टिव पावर होता है, मतलब एक्टिव पावर होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो VR इंटू VS अपान X होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं, मतलब जो पावर है, इस पावर को हम लोग स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं। इसको अगर स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को बढ़ाना हो तो कैसे आप बढ़ाएंगे, तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपसे कि जैसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम लोग E की वैल्यू मतलब वोल्टेज को इंक्रीज कर दें तब पावर बढ़ जाएगा, अगर अप्लाइड वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर X को डिक्रीज कर देंगे तब भी स्टडी स्टेट बढ़ जाएगा। तो अगर X को घटाने के लिए, सीरीज रिएक्टेंस को घटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सीरीज रिएक्टेंस घटाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं। इसके बाद अगर लॉसेस कौन से लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस निकालने के लिए हम लोग पावर सिस्टम में जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो P लॉस इक्वल टू सेंडिंग एंड का पावर माइनस रिसीविंग एंड का पावर घटा देंगे तो आपको लॉसेस मिल जाएगा। ऐसे ही अगर रिएक्टिव पावर निकालना होगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे, तो Q सेंडिंग एंड का रिएक्टिव पावर माइनस रिसीविंग एंड का रिएक्टिव पावर निकाल देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आती है। तो मैक्सिमम के लिए आप लोग जानते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और रिएक्टिव पावर जो है, रिएक्टिव पावर में लॉसेस निकालते हैं तो 2V² अपान X होता है। इसके बाद देखिए इकोनॉमिकल कास्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, तो इकोनॉमिकल कास्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से आपको एक केल्विन नियम है, इसे यही पूछता है, तो यहाँ से इसको देख लीजिए। इकोनॉमिकल चार्ज एंड कैपिटल जो है कंडक्टर का होता है, उसमें हम कितना इकोनॉमिकल रखें, तो इसके लिए डायरेक्टली आपसे न्यूमेरिकली पूछता, मतलब उसका वैल्यू पूछ लेता है क्या होता है, स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछता है। तो यहाँ से देखिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू A होता है। C क्या है, कास्टेंट होता है, C1 कास्टेंट होता है, तो कास्टेंट कास्ट होता है। तो इसमें क्या कहता है, कास्ट ऑफ पोल हो गया, जैसे इंसुलेशन, जो इंसुलेटर होते हैं, लेबर का चार्ज होते हैं, ये सभी होते हैं। इसके बाद C2 इंटू A जो होता है ये वेरिएबल कास्ट होते हैं, जैसे कास्ट ऑफ कंडक्टर होते हैं, कास्ट ऑफ कंडक्टर हमेशा वेरी करते रहते हैं, तो होता है। इसके बाद एनुअल कास्ट ऑफ एनर्जी होता है, तो जो वेस्ट होता है, एनर्जी लॉस होती है उसको, तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, I² इंटू R के होता है। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, C इक्वल टू C3 अपान A होता है, ठीक। यहाँ से टोटल कास्ट कितना मिलता है, C1 प्लस C2A प्लस C3 बाई A होता है। यहाँ से इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर के लिए हम निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, ठीक है, A के रिस्पेक्ट में, तो इसी को हम लोग केल्विन्स लॉ बोलते हैं। C2A इक्वल टू C3 बाई A होता है। C2A क्या है, एरिया होता है, तो यहाँ से देखिए क्या है, कंडक्टर का एरिया, तो यहाँ से C2A इक्वल टू C3 अपान A हो जाता है। केल्विन्स लॉ, यही केल्विन्स लॉ है। इसका स्टेटमेंट जो होता है देखिए क्या है, द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर इज डैट फॉर विच वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल कास्ट इज इक्वल टू द एनुअल कास्ट ऑफ एनर्जी। मतलब कि इसमें वेरिएबल कास्ट जो होता है, वेरिएबल जो पार्ट चार्ज होता है वो एनुअल चार्ज ऑफ जो एनर्जी लॉस होती है उसके बराबर होता है, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें जो DC मतलब कि सप्लाई सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम में आते हैं, ये थोड़ा सा हमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़ना चाहिए था, लेकिन देख लीजिए। जैसे देखिए क्या है, अगर DC डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब, तो DC डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन कौन से करते हैं, जैसे देखिए 2 वायर हो गया, DC 2 वायर होता है, DC 2 वायर मिड पॉइंट अर्थिंग होता है, इसके बाद DC 3 वायर होता है। तो इसको हम लोग देखिए, इसकी जो वैल्यू है ये पूछता है आपसे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए।
तो इसमें क्या होता है देखिए, DC 2 वायर होता है अगर सेम फेज वोल्टेज होता है और लाइन वोल्टेज होता है, मतलब ये अंडर ओवरहेड के लिए है। और लाइन वोल्टेज होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज हम किस में लेते हैं तो अंडरग्राउंड केबल में लेते हैं। तो हम लोग ओवरहेड के लिए देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2 वायर के लिए के होता है, के की वैल्यू कितनी होती है 1 मान लिए हैं, तो 1 को हम लोग के मानते हैं। आप बुक में देखेंगे तो के रहता है वहाँ। तो यहाँ से देखिए जो 2 वायर के लिए होता है वो 1 होता है, या के मान लीजिए इसको, के रहेगा, ठीक है। और 2 वायर मिड पॉइंट अर्थिंग के लिए 0.25 के होता है। और 3 वायर के लिए DC अगर 3 वायर आप कहीं पर सप्लाई दे रहे हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है उसमें कितना मतलब वैल्यूम ऑफ कॉपर सेविंग होता है, ये एक तरह से होता है वैल्यूम ऑफ कॉपर सेविंग होता है। तो यहाँ से देखिए अगर 3 वायर है तो 0.315 जो है कि इसका वैल्यूम सेविंग होता है। सिंगल AC के लिए देखिए, सिंगल फेज AC के लिए होता है तो सिंगल फेज AC में 2 वायर होता है, तो 2 के जो वैल्यूम ऑफ कॉपर सेविंग जो होता है, कंडक्टर सेविंग होता है, कॉपर सेविंग होता है, वो 2 वायर अगर AC सिंगल फेज 2 वायर है तो सिंगल फेज 2 वायर के लिए 2K/cos² होता है। और 2 वायर मिड पॉइंट अर्थिंग रहता है तो 0.5K/cos² होता है। और 3 वायर अगर रहता है तो सिंगल फेज 3 वायर के लिए 0.625 जो होता है 0.625K/cos² होता है। ऐसे ही आपका अगर 2 वायर मतलब कि DC 2 फेज का है, 2 फेज का है तो 2 वायर 2 फेज 4 वायर है तो उसके लिए 0.5K/cos² होता है। अगर 2 फेज 3 वायर है तो उसके लिए 1.457K/cos² होता है। और अगर 3 फेज AC सिस्टम है तो 3 फेज 3 वायर के लिए 0.5K/cos² होता है। और 3 फेज 4 वायर होता है तो 0.583K/cos² होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि अगर 2 फेज 3 वायर सिस्टम है या 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, इसके लिए जो कंडक्टर मटेरियल सेविंग इतना % है, तो 3 फेज के कंपेयर में या 2 फेज के कंपेयर में कितना कंडक्टर मटेरियल लगेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो के की वैल्यू जो है देखिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग, यही रखते हैं हर जगह के की वैल्यू। तो वैल्यूम ऑफ कॉपर सेविंग मटेरियल कितना आता है, जो वैल्यूम होता है V वैल्यूम है यहाँ पर, तो 4p² रो L² V² इंटू W होता है। इसी को हम लोग के मान लेते हैं कैलकुलेशन के मतलब सिंपल करने के लिए। इसके बाद मैकेनिकल डिज़ाइन है, तो मैकेनिकल डिज़ाइन हम लोग मैकेनिकल डिज़ाइन वाले में पढ़ेंगे, पूरा इंसुलेटर उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कोरोना हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा कोरोना के बारे में जानते हैं। कोरोना क्या है, कैसे लॉसेस होता है कोरोना का, क्या हमारे कंडक्टर पर इफेक्ट पड़ते हैं, इन सभी को देखेंगे कोरोना में। तो देखिए कोरोना एक्चुअली में होता क्या है, होती है हाई ट्रांसमिशन लाइन में हिसिंग नॉइस प्रोड्यूस होती है, वायलेट ग्लो होता है, मतलब कि वायलेट कलर का जो उसमें चमक दिखाई देगा, और फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस होता है। तब अगर ऐसा आपको मतलब एपीयर होता है ट्रांसमिशन लाइन में तो आप कह सकते हैं वहाँ पर कि हाँ यहाँ पर कोरोना फिनोमेना हो रहा है, मतलब कि द प्रोडक्शन ऑफ हिसिंग नॉइस, वायलेट ग्लो एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस इन हाई ट्रांसमिशन लाइन at 27 डिग्री सेंटीग्रेड Hg 76 Hg पर आ रहा, द फिनोमिना इज नोन एज द कोरोना फॉर्मेशन, कोरोना फिनोमिना। ओके, यहाँ से इतना ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए कोरोना होता कैसे है, तो कोरोना जो है देखिए कंडक्टर सरफेस जो है, कंडक्टर सरफेस जो सरफेस होता है वो बढ़ जाता है, कंडक्टर सरफेस पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर का होता है देखिए, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 30 kV/cm होती है, और RMS वैल्यू जो होती है वो 21.1 kV/cm होता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, कंडक्टर पास में होते हैं, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टर के चारों तरफ का एयर जो होता है वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे से मतलब हो सकता है मे बी कंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएँ, तो उससे क्या होता है इफेक्टिव एरिया जो है वो बढ़ जाता है। तो अभी इससे कोरोना से एडवांटेज क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए यही है यहाँ पर, इन हाई ट्रांसमिशन लाइन द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हिसिंग नॉइज, वायलेट ग्लो, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस एट 27 डिग्री एंड 76 Hg प्रेशर इज नोन एज द कोरोना बोलते हैं। इससे कोरोना से डिसएडवांटेज क्या होता है देखिए, तो कोरोना से डिसएडवांटेज है भाई साहब कि हमारा क्या होता है, रेडियो इंटरफ्रेंस प्रॉब्लम होती है, हिसिंग नॉइज आती है जिससे डिस्टर्बेंस होता है, पावर लॉसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर लॉसेस होता है, हमारा कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर क्या होता है कोराइड हो जाता है, मतलब कि उसका क्षरण हो जाता है। अब इससे एडवांटेज क्या है देखिए, सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि एडवांटेज ये है कोरोना से कि इट रिड्यूस्ड द स्टेपनेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सर्ज। जो सर्ज होता है, सर्ज के स्टेपनेस को क्या करता है, रिड्यूस करती है। मैग्नीट्यूड जो होती है इसकी, मैग्नीट्यूड और स्टेपनेस जो होती है, वेव फ्रंट होते हैं, उसको रिड्यूस करती है। इसके बाद देखिए डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज जो है, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज क्या है भाई साहब, दिस इज़ द मिनिमम वोल्टेज फॉर कोरोना फॉर्मेशन, मतलब कोरोना फॉर्मेशन के लिए मिनिमम वोल्टेज होता है जिस पर कोरोना मतलब अगर इतना वोल्टेज रहेगा तभी कोरोना फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए वैल्यू कितना होती है 21.2 यम नॉट डेल्टा R
ln dy/r होता है, ठीक है, डिसरप्टिव वोल्टेज। और फिर इसके बाद जो है देखिए और क्या है, यम क्या है, सरफेस कंडक्ट होता है, सरफेस फैक्टर होता है। यम बराबर 1 किसके लिए, स्मूथ सरफेस रहेगा तो यम की वैल्यू 1 रखते हैं, और यम की वैल्यू 1 से कम रखते हैं, किसके लिए, 0.8 तक रखते हैं जनरली, तो रफ करने के लिए, या फिर इरेगुलर सरफेस होता है। डेल्टा को क्या बोलते हैं, एयर डेंसिटी फैक्टर बोलते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू P/760 mm इंटू 300 Kelvin/T होता है, ठीक है। यहाँ से इसको ध्यान रखिए, फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है कि एयर डेंसिटी फैक्टर निकालनी है कि इतना प्रेशर दे दिया है आपको, इतना केल्विन टेम्परेचर दे दिया है, तो यहाँ से निकालने के लिए टेम्परेचर से आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर रेडियस बढ़ता है तो VD बढ़ जाता है, अगर VD बढ़ेगा तो कोरोना घट जाता है, ठीक है। तो जो डिसरप्टिव वोल्टेज होता है, अगर इसको हम लोग बढ़ा देते हैं तो कोरोना क्या होता है, अगर बढ़ा देंगे तो कोरोना कम हो जाता है। अब मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना आता है भाई। सब मेथड कौन कौन से मेथड होते हैं कोरोना को रिड्यूस करने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, GMD जो GMR होता है, GMD नहीं GMR को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस को, मतलब कि हम मोटा कंडक्टर यूज करते हैं, बड़ा कंडक्टर यूज करते हैं, मोटा कंडक्टर यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, VD जो है मतलब बढ़ जाता है। VD बढ़ेगा तो अगर VD बढ़ जाता है तो कोरोना लॉस कम हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि इन ह्यूमिडिटी मतलब नमी वाले एरिया में, अगर नमी वाले एरिया में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर कम होगा तो डेल्टा की वैल्यू कम हो जाती है, डेल्टा की वैल्यू कम होगी तो VD वैल्यू कम हो जाएगी। अगर VD वैल्यू कम हो रहा है तो क्या होगा, कोरोना ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है नमी वाले एरिया में कोरोना ज़्यादा होता है। कोरोना लॉस का फार्मूला जो है देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, पिक्स फार्मूला बोलते हैं। तो इसका 240/डेल्टा या +25 R/D V माइनस VD इंटू 10⁻⁵ इसका होल स्क्वायर रहता है, ठीक है। और इसकी यूनिट कभी कभी पूछता है, कोरोना पावर लॉस की यूनिट क्या होती है, तो कोरोना पावर लॉस की यूनिट जो होती है देखिए वो किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर होता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरोना कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो हैं कोरोना को इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे सुन लीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा लिखा नहीं गया, हमको लग रहा है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरोना, तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल डिज़ाइन और इंसुलेटर पढ़ेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर आप लोग एक बार इसे ध्यान से सुन लीजिए, बस बाकी हो जाएगा, कुछ है नहीं। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से कोरोना लॉस बढ़ता है। उनके बीच का जो रेडियस होता है, अगर रेडियस को आप बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस घट जाता है। स्पेस बिटवीन कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और D/R के रेशियो के, मतलब कि रेडियस जो है मतलब डायामीटर और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉलिड कंडक्टर में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, सॉलिड कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्मूथ जो कंडक्टर होते हैं, स्मूथ कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होते हैं। प्रेशर बढ़ाने से कोरोना लॉस क्या होता है, प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से कोरोना लॉस क्या होता है, घटता है, ठीक है। डस्ट वाले पार्टिकल में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, और जैसे आपका रेन हो गया, आइस हो गया, फॉगी वाले एरिया हो गए, तो इन सभी में कोरोना लॉस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि VC जो होती है, VC कम हो जाता है। और बाकी आपके DC में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो DC जो पॉजिटिव वायर होता है, देखिए पॉजिटिव वायर में कोरोना यूनिफॉर्म होता है। निगेटिव वायर में जो होता है, निगेटिव वायर होता है तो निगेटिव वायर में कम होता है और स्पॉटी होते हैं, ठीक है। स्मूथ कंडक्टर जो होते हैं, स्मूथ कंडक्टर में कोरोना जो है यूनिफॉर्म होता है, और रफ सरफेस पे कोरोना जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। बाकी आप कोरोना को रिड्यूस करने के लिए आपको बता ही दिया था कि कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस को आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर बढ़ा देते हैं तो कोरोना लॉस कम हो जाता है। साइज, कंडक्टर का जो साइज होता है, कंडक्टर के साइज को आप क्या करते हैं, रिड्यूस करके, मतलब अगर कंडक्टर का साइज है, कंडक्टर साइज को बढ़ा देते हैं, तब हॉलो कंडक्टर यूज करके आप कोरोना लॉस को घटा सकते हैं, बंडल कंडक्टर यूज करके आप कोरोना लॉस को भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी था, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैकेनिकल डिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद इधर अंडरग्राउंड केबल था, तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। और इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर हम लोग कल पढ़ेंगे, और मैकेनिकल डिज़ाइन जो है, ठीक है। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्या लगता है, ये हम लोगों का मोटिवेशन होता है थोड़ा सा। तो ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।